कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है भैया बहनों। आइए, विकास की समझ, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उसमें बहुत सारे पहलुओं पर आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर विकास की समझ क्या है, हम विकास किसे कहेंगे। ये पूरा पार्ट, पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। तो आइए उस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हम आज चर्चा करें। तो वहाँ पर आप लोग को भी पुस्तक का वितरण हो रहा है, पुस्तकें शायद उपलब्ध हो गया होगा। तो उस पुस्तक को आप निकालिएगा, विकास की समझ, अध्याय 17 अर्थशास्त्र। तो वहाँ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस पर मैं चर्चा करूँ। उस पार्ट के आखिरी में आप देखेंगे प्रश्नोत्तर आया हुआ है, तो उस प्रश्नोत्तर पर मैं चर्चा करूं। तो आइए हम चलने का प्रयास करें। इस पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले उसी पाठ में एक प्रश्न देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया है वहाँ पर भैया बहनों। मान लीजिए एक समूह में 5 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 4,000 रुपये है। यदि अगले 2 वर्षों में इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 5,000 हो जाती है, तो हम कह सकते हैं अ है समूह का स्तर घटा है, ब है सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है, श कहता है समूह का स्तर बेहतर हुआ है, द कहता है सभी व्यक्तियों की आय घटी है। तो भैया बहनों, सही उत्तर इसमें क्या आएगा? श, समूह का स्तर बेहतर हुआ है। स नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव सही है। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें अ नंबर कहता है अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए, ब कहता है पैसे कमाने के लिए, स कहता है सार्वजनिक हित के लिए, और द कहता है सरकारी कार्यालयों के लिए। तो सही उत्तर क्या आएगा? सार्वजनिक हित के लिए। स, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है सार्वजनिक हित के लिए। ये 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस पाठ में आया है भैया बहनों। अब चलते हैं हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करें। विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं, ये वो कह रहा है। तो विकास को मापने के प्रमुख संकेतक क्या क्या हैं, मैंने आपको कालखंड में बताने का प्रयास किया था। तो विकास को मापने के प्रमुख संकेतक, सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ में जो हम देखते हैं तो उसमें ये समझ में आता है। तो विकास के सूचक के रूप में, विकास के मापदंड के सूचक के रूप में हम देखते हैं आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय एवं मासिक आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण, ये हमारे विकास के मापदंड हैं। ये हमारे प्रमुख संकेतक हैं। जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, जहाँ पर राष्ट्रीय आय अधिक होगी, जहाँ पर साक्षरता दर अधिक होगी, ये सभी, जहाँ पर शिक्षा, जहाँ पर स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं होंगी, ये विकास को मापने के प्रमुख संकेतक माने जाते हैं। तो ये हमारा पहला ये जो प्रश्न आया, विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं, ये वो बता रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न ये कहता है, विकास की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लगभग बराबर जो है भारत और नेपाल के बराबर दर्शाता है। मतलब भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकांक में लगभग बराबर होना क्या दर्शाता है, ये वो जानना चाह रहा है, वो पूछ रहा है। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकांक है वो लगभग बराबर दर्शाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है भैया बहनों, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो भारत की जो जनसंख्या है नेपाल से क्या है, कई गुना अधिक है। जबकि नेपाल में हमारे यहाँ जितनी जनसंख्या है उससे बहुत ही कम है। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि भारत में जितनी आबादी है उससे नेपाल की आबादी बहुत कम है। मगर जितनी भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे लोग हैं, हमारे भैया बहन, हमारे भारतवासी हैं,
उसकी अपेक्षा नेपाल में आबादी बहुत कम है। नेपाल की जितनी आबादी होगी उससे भी ज़्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। दूसरी बात, आय बहुत लोगों की अधिक है, मगर उनका जो आय है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है, कुछ लोगों तक वह सीमित रह गया है और इसके कारण आय का वितरण समान नहीं है। दूसरी बात, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और इसके कारण यहाँ पर हम अगर नेपाल से तुलना करें तो यहाँ मानव विकास सूचकांक है वो लगभग लगता है बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। नेपाल की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, मगर यहाँ की आबादी अधिक होने के कारण वह औसत में बढ़ जाता है। इस कारण नेपाल और भारत की आबादी में मानव विकास सूचकांक लगभग बराबर होना दर्शाता है। तीसरी बात, भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। भैया बहनों, ये जो प्रश्न आपको तीसरे नंबर का प्रश्न, भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, ये आपको प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा। तो भैया बहनों, हमारी भारत की जो मैं बात कह रहा था, हमारे भारत में बहुत अधिक आबादी है, बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या है। भैया बहनों, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं तो हैं, मगर यहाँ की बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश में आज भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले भारत को अगर विकसित करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। लगातार बढ़ती आबादी और जनसंख्या ने भारत के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। दूसरी बात, शिक्षा के स्तर को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। शिक्षा के स्तर को हम मात्र शैक्षणिक या सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें, साक्षर हो सकें और वह अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। दूसरी बात, समाज में हम देखते हैं जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे बहुत सारे समाज में हम इन अपराधों को देखते हैं। तो जहाँ पर भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी जैसे अपराधों का बोलाबाला होगा, उस देश का, उस समाज का ज़्यादा विकास नहीं होता है, उस समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर हमें वैज्ञानिक तरीके से नए नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा, जिससे कल कारखानों और उद्योग धंधों में विकास को तीव्रता से बढ़ाया जा सके और हम गति प्रदान कर सकें। इस प्रकार से हमें प्रयास करना होगा। फिर भारत को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये सभी सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं वो सबको आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तब जाकर के भारत को विकसित किया जा सकता है। भैया बहनों, चौथा उसकी के नीचे चौथे के बाद पांचवा प्रश्न देखिएगा। ये कहता है, आपके क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं में क्या संभावनाएं दिखती है, क्या कोई इसमें भी विरोधाभास दिखाई देता है, ये वो पूछ रहा है आपसे। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी पानी की, बिजली की, सड़कों की व्यवस्था की गई है, परंतु अभी भी उसमें और भी विकास की आवश्यकता है, उसमें और भी बढ़ावा देने की जरूरत है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए मात्र सरकार नहीं बल्कि इसके लिए हमें आम लोगों को भी प्रयास करना होगा, और यह मात्र सरकार की जिम्मेदारी ना होकर के आम आदमी भी अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे तो हमारे इस विकास की योजनाओं में और भी बढ़ोतरी किया जा सकता है और विकास को तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। यह मात्र सरकार की जिम्मेदारी ना होकर हम आम आदमी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर एक और प्रश्न वहाँ पर देखिएगा, अलग अलग समूह के कुछ उपभोग व्यय में हमें क्या पता चलता है, क्या यह महत्वपूर्ण संकेतक है। तो भैया बहनों, अलग अलग समूह के कुल उपभोग व्यय में हमें यह पता चलता है कि जिसके पास आमदनी अधिक होगी, जिनकी आय अधिक है, तो वहाँ पर आय अधिक होगा तो स्वाभाविक है उसका उपभोग व्यय भी अधिक होगा, क्योंकि जिनकी आमदनी जितनी अधिक होगी, जिनका ज़्यादा आय होगा, तो वह उपभोक्ता व्यय पर उतना ही खर्च करेगा, क्योंकि यह सीधा सीधा है कि हम जिन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो भैया बहनों, हमारी आमदनी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग समूह के कुल उपभोग व्यय से हमें यह पता चलता है कि जिनकी आमदनी ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा उपभोक्ता वस्तु पर ज़्यादा खर्च
हैं, जिनका आय कम है वह उपभोक्ता वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं और इस तरीके से उपभोक्ता व्यय जो है आय के ऊपर निर्भर करता है। और इससे ये पता चलता है कि जिस समाज की आमदनी अधिक होगी वह उपभोक्ता व्यय पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। इसका मतलब उनका विकास हो रहा है और विकास हुआ है तभी उसकी आमदनी अधिक है, आमदनी के कारण वह उपभोक्ता वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करता है। भैया बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।